आज से स्टार्ट करना हम लोग को बेसिस। एसिड का कॉलम निपट गया है, अब हमें देखना है बेसिस। ठीक है भाई। तो बेस क्या होते हैं? तो मेटलिक ऑक्साइड या मेटलिक हाइड्रोक्साइड या मेटलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और नॉन मेटल में अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड समझ गए हो? NH4OH। ठीक है। और अमोनिया, सिंपली अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3। ये सब क्या करते हैं? ये सब H+ को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? और जो H+ को एक्सेप्ट करता है हम उसे कहते हैं बेस। जो भी H+ को एक्सेप्ट करता है हम उसे कहते हैं बेस। 10 तक के कॉन्सेप्ट। ठीक है। आगे 11th में पहुंचोगे तो आप लुईस एसिड और लुईस बेस को जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अपन ने पढ़ा है उसमें देखो H+ एक्सेप्ट करने जैसी कोई चीज नहीं होती है। बहरहाल अभी के लिए जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड है, जितनी भी आपकी मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनिया है, ये सब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करते हैं। which reacts with हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी कि हाँ H3O पॉजिटिव, इससे आपके रिएक्ट करते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड, इसे H3O पॉजिटिव को ही आप H+ भी कह सकते हो, ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और खास वर्ड ओनली। ठीक है। क्योंकि अभी आप एक ऐसी मेटलिक ऑक्साइड भी देखोगे जो सॉल्ट एंड वाटर तो बना रहा है, उसके साथ में कुछ और भी निकाल रहा है। अगर वह सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ और भी निकालता है तो फिर हम उस मेटलिक ऑक्साइड को बेस नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम बेस नहीं कहेंगे। और मेटलिक ऑक्साइड सभी बेसिक होती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी की जरूरत है। आपने पानी डाला नहीं, वो अपनी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड दोनों को ही हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। दोनों को ही हम बेस मानते हैं। कैसे? जरा इस चीज को देखते हैं। एग्जाम्पल, हमने लिया CuO और इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ में। आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर दो, यहां बनाएगा CuCl2 और प्लस क्या बनाएगा? H2O। तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर ये एसिड है तो ये अपना H+ दे रहा है, तो बेस इस H+ को ले रहा है, इस H+ को ले रहा है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुई। और एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ में करा दी। ठीक है, हमने ये करा दी HNO3 के साथ में। तो यहां पर क्या होगा? MgSO4 और प्लस H2O, 2H2O आ गया। यहां पर रिएक्शन करा दी CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2H2O, यहां 2 लगा दिया। ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं और मेटलिक ऑक्साइड आपकी बेसिक ऑक्साइड होती है। याद रखिएगा, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड होती है, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। कौन? मेटलिक ऑक्साइड।
मेटलिक ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स बेसिस। मैंने आपसे ये कहा था, क्या कहा था, आप वाटर एडिशन रिएक्शन रखो, किसी को भी पानी पिलाओ, वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये ले लिया, किससे ले लिया भाई, CuO को ले लिया, हमने सिंपली से पानी पिलाया H2O, और देखो जब मेटल होता है तो मेटल हमेशा आगे लगता है, मेटल राजा है, वो आगे लगता है, ऑक्सीजन हमेशा बीच में रहता है और हाइड्रोजन पीछे लग जाता है। और नॉन मेटलिक होगा, कौन होगा, नॉन मेटलिक होगा, तो वहां हाइड्रोजन आगे लग जाएगा क्योंकि मेटल नहीं है। जैसे देखना, हमने ये लिया SO3, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और CuO क्या है, मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो मेटलिक ऑक्साइड को पानी पिलाया तो यहाँ क्या बनेगा, CuO2H2, दोनों के 2 को कॉमन ले लो, CuOH का होल ट्वाइस, और ये क्या होता है, बेस होता है। समझ में आ गई बात। SO3 को पानी पिलाओ, यहाँ मेटल नहीं है, हाइड्रोजन आगे लगेगा, H2S, और कितना बन गया 4, और आप ये जानते हो ये क्या है, एसिड है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक होती है नेचर में, एसिडिक इन, जबकि मेटलिक ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर। कुछ मेटलिक ऑक्साइड जो रहती हैं वो एम्फोटेरिक होती है नेचर में, कैसी होती हैं, कौन, मेटलिक ऑक्साइड, सम मेटलिक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगी और वो बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगी। देखो एक बेस बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है, बेस नेवर रिएक्ट्स विद बेस, बेस नेवर रिएक्ट्स विद बेस, और ऐसे ही एसिड नेवर रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। पर कुछ मेटलिक ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, जबकि मेटलिक ऑक्साइड तो बेसिक होती है। तो जो बेस से भी रिएक्ट कर जाए और एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, बेसेस हमेशा एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो जो एसिड से और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, कौन कौन सी होती हैं, मालूम है नहीं मालूम है, सब जन, जन में कौन आ गया, जिंक, सब में आ गया SB, SB मतलब एंटीमनी, Zn क्या है, जिंक, SB एंटीमनी होता है, दिस इज एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी है जिंक। तो सब जन की अपनी ओर से लगा दिया, आस, आर्सेनिक, सुनो, एसएन, ये आ गया टिन, इसे हम बोलते हैं टिन। आस में कौन आ गया, आर्सेनिक, Zn का जिंक तो मालूम ही होगा। सब जन की आस सुनो, प्रभु यानी लेड Pb, अल्लाह Al एल्यूमिनियम, ये हो गया लेड और ये हो गया एल्यूमिनियम। इनकी जो ऑक्साइड रहती हैं, इन सब की ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। इसलिए जब रेडिकल्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो रेडिकल्स में मैंने आपको बताया था एल्यूमिनेट, याद आया, प्लम्बेट, स्टेनेट, आर्सिनेट, जिंकेट, समझ में आई ये बात। इन सबके ये 8 वाले लगते थे। सोडियमेट नहीं सुना होगा तुमने, पोटेशियमेट नहीं सुना होगा, रेडिकल में हमने नहीं बताया, इनका बताया था मैंने आपको, ये रेडिकल बनाते हैं। तो ये एसिड को भी अपने साथ लगा सकते हो, बेस को भी, जब वो रेडिकल में जो पॉजिटिव इन्हें लगाना पड़ेगा तो वो मेटल को भी लगा सकते हैं जो बेस से मिलेगा, और एसिड में से H+ को भी लगा सकते हैं। तो ये सब एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक आपकी ऐसे होते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो एसिडिक नहीं होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। सम आर न्यूट्रल, यानी जो पानी में डालोगे तो क्या नहीं बनाएंगी,
एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप पानी मिला लो तो क्या बनेगा, H2CO2, जो कि कुछ भी नहीं होता है, कोई एसिड नहीं होता है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां जो मैंने ओनली का वर्ड लिखवाया है, यहां ओनली जो लिखवाया है, इस ओनली का महत्व समझ लेना। जैसे हमने क्या लिया, हमने यहां पर लिया लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड में भी लेड कौन सा लिया, +4 वाला लिया। तो देखो ऑक्सीजन पे -2 है, इसे इस तरफ ले जाओगे तो क्या बनाएगा, 2 से 2 उड़ा दो तो ये बनाएगा PbO2। तो ये क्या बना है, लेड की +4 वाली स्टेट को क्या कहेंगे, प्लम्बिक। तो ये बनी है प्लम्बिक ऑक्साइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लेड 4, रोमन लेटर्स में लिखेंगे ऑक्साइड। रोमन लेटर्स में जो आप लिखते हो वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, लेड 4 ऑक्साइड। अगर इस लेड 4 ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं भैया, किसी एसिड के साथ कराते हैं, हमने HCl के साथ कराई, तो यहां ये क्या बनाएगा, PbCl4 का फॉर्मेशन करेगा भैया। किसका फॉर्मेशन करेगा, PbCl4 का फॉर्मेशन करेगा जी नहीं, ये फॉर्मेशन करेगा PbCl2 का। इसका फॉर्मेशन करेगा PbCl2, क्योंकि Pb+2 वाला जो रहता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन को यहां से उड़ाना है इसे, तो ये क्या करेगा, 2 H2O। तो 2 H2O के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो आगे 4 लगाओगे। अब 2 क्लोरीन तो Pb के साथ लग गए, और 2 क्लोरीन बचे कि नहीं बचे, और जब 2 क्लोरीन बचे हैं तो ये क्लोरीन गैस बन के निकलेंगे। और क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, पैरेट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, येलोइश ग्रीन भी हम इसे कह सकते हैं, येलोइश ग्रीन। डर्टी ग्रीन नहीं कहेंगे बेटा इसे, डर्टी ग्रीन Fe+2 का होता है। तो ये पैरेट ग्रीन है, तोतई कलर, यानी येलोइश ग्रीन। ग्रीन में अपन हल्का सा येलो मिला देंगे, ठीक है, जैसा आम का होता है, हल्का सा पीला और हल्का सा हरा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब देखो यहां पर क्या बना है, यहां पर एक्स्ट्रा ये हमारा सॉल्ट बना है, और यहां क्या बना है, पर एक्स्ट्रा में ये बन गया कि नहीं, क्लोरीन गैस। तो आप इसे क्या कहोगे, PbO2 इज नॉट अ बेस। आप इसे बेस नहीं कहोगे, क्या नहीं कहोगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बेस, PbO2 मेटलिक ऑक्साइड होने के बाद भी ये बेस नहीं है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है भैया। अब यहां पर दूसरा टर्म आ जाता है, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती हैं, तो एल्कलीज वह बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं। बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड। तो एल्कलीज के लिए हाइड्रोक्साइड का होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है, हाइड्रोक्साइड का होना जरूरी है, और दूसरी बात उसे पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है, विच आर soluble in water, soluble in water। या soluble की जगह चलिए हम वही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, which dissolve in water to give OH नेगेटिव आयन, जो OH नेगेटिव आयन देती है। जैसे हमने NaOH को लिया और हमने पानी के अंदर इसे डाला, तो पानी के अंदर डालने पर ये क्या दे देगा, Na+ को अपने आप ही अलग कर देगा और OH नेगेटिव को अलग कर देगा। तो ऐसी एल्कलीज जो पानी में, जो ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, और जो पानी में सॉल्युबल नहीं है उन्हें एल्कलीज नहीं कहेंगे, उन्हें बेस ही कहेंगे, उन्हें बेस ही कहेंगे। समझ में आ गई बात। कुछ एग्जाम्पल बताओ जरा इसके, और एग्जाम्पल, हाँ, और अमोनियम।
मैंने बताया था सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम पॉजिटिव में हम बात करें। देखो बेस में तो हमेशा OH नेगेटिव हो गई होगा, तो अब पॉजिटिव लगाना है। तो पॉजिटिव के कौन कौन सॉल्युबल है? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। तो हम यहां पर क्या लगा दें? पोटेशियम लगा दें, KOH। इसे भी अगर आप पानी में डालोगे, अब K लगा दिया तो इस माइनस को हटा देते हैं, इसे भी आप पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? K प्लस और क्या देगा? OH नेगेटिव आइन। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर पानी में डाल देते हो आप तो ये क्या देता है? अमोनियम आइन और OH नेगेटिव आइन। तो ये इनकी क्या हो गई है? आयोनाइजेशन प्रोसेस हो गई है कि भाई ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? हालांकि इसे आयोनाइजेशन नहीं, इसे डिसोसिएशन कहेंगे। आयन ये पहले से है ऑलरेडी, पहले से ऑलरेडी आयन से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होती है जो मैं पहले बता चुका हूं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, बहुत हल्की फुल्की पार्शियली सॉल्युबल होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेट लाइम भी कहते हैं, हम इसे स्लेट लाइम भी कहते हैं, इसका फेमस नेम है। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इन्हें याद रखना। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। बाकी जितनी भी हाइड्रोक्साइड तुम देखो, बाकी सब इनसॉल्युबल होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी चार्ट में मैंने आपको लिखवाया था ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने बताया था ये थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे? इनसॉल्युबल। तो अब यहां पर एक स्टेटमेंट आता है, ऑल एल्कलीज आर bases but all bases are not alkali। मतलब ये वैसे ही है, सारे डॉक्टर इंसान होते हैं पर सारे इंसान डॉक्टर नहीं होते हैं। अरे डॉक्टर तो इंसान ही बनेगा। बंदर को देखा है स्टेथोस्कोप डाल के आ गया हो, आपका इलाज कर रहा है, नाक काट के और ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सारे डॉक्टर इंसान होते हैं पर सारे इंसान डॉक्टर नहीं होते हैं। ऐसे ही सारे बेसिस एल्कलीज होते हैं, सॉरी सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं पर सारे, ठीक है, सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं पर सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं। तो जो आपका सॉल्युबल नहीं है वो हो गया बेस। तो मैंने बोल दिया आपसे, मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एल्कली या बेस? एल्कली क्या होती है बेटा? जो पानी में सॉल्युबल होती है। और पानी में सॉल्युबल मैंने चार ही बताए हैं तुम्हें, क्या इन चारों में आ रही है ये? तो ये क्या हो गई? तो फिर एल्कली क्यों कह रहे हो बेटा इसे? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल है, पहले तो ये समझ लो। और दूसरी बात ये बेस है। मैंने बोल दिया आयरन हाइड्रोक्साइड कैसी हो जाएगी? बेस। और ये कौन सी है? फेरस हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर कैसा होगा? डर्टी ग्रीन। क्या होगा? क्यों होगा? Fe+2 आयन का कलर क्या होता है? डर्टी ग्रीन होता है, याद रखिएगा, डर्टी ग्रीन। जबकि Fe+3 क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। जंग लगती है ना, अगर आपने कोई सफेद कपड़े पहने और उसमें जंग लग गई है तो रेडिश ब्राउन कलर का जो उसमें वो आ जाता है, रस्टिंग की वजह से जो जंग लग गई है, रस्ट लग गई है, उसमें आयरन मौजूद होता है और Iron+3 फॉर्म में होता है। Fe+2 का सॉल्ट कभी भी अगर आप यूज करते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी देर आपने रखा रहने दिया वो अपने आप ही Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Fe+3 ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे बताओ लेड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी क्या? बोलो भाई। कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में वो देखा जाएगा। लेड क्लोराइड होती है,
हॉट वाटर में सॉल्युबल और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल। लेड हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉल्युबिलिटी चार्ट अच्छे से याद करो। तो क्या ये सॉल्युबल होगी कि नहीं होगी? अभी तो कह रही थी होगी। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड में सिर्फ ये 4 याद रखना, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो बेस, ये भी क्या है? बेस है, ठीक है? अब इसमें से भी याद रखिएगा, ये जो दो हैं सोडियम और पोटेशियम वाली, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब क्या होता है? इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% से ज्यादा है। 100 मॉलिक्यूल डालोगे 30 से ज्यादा इसके टूट जाएंगे या 100% टूट जाएंगे। किसमें? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में। जबकि ये उतनी सॉल्युबल नहीं होती है। ये तो आपकी ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वीक एल्कलीज। क्या कहलाएंगी? दीज आर वीक एल्कलीज। ये वीक एल्कलीज कहलाएंगी। समझ में आ गई बात? तो स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक एल्कली कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? समझ में आ गया नहीं आया बेटा? ठीक। अब हम इन बेसिस को भी क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले एसिडिटी के बेसिस पर, बेसिस की क्या होती है? एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है? ये कितने OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो मोनो एसिडिक बेस, इनका मतलब क्या होगा? द बेस whose one molecule, जिसका एक मॉलिक्यूल, whose one molecule gives one OH नेगेटिव आयन, जो एक OH नेगेटिव आयन देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, ये सब एक ही देंगे कि नहीं? दूसरा होता है डायएसिडिक बेस। क्या होगा? हाँ, 2 OH नेगेटिव गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। पूरा बोला करो, ठीक है? एग्जाम्पल PbOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है? ट्राइएसिडिक बेस जो क्या देगा? 3 OH नेगेटिव देगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 30 नहीं पढ़ लेना। 3 OH नेगेटिव बेस। एग्जाम्पल AlOH का होल थ्राइस, ठीक है भाई? दूसरा एग्जाम्पल FeOH का होल थ्राइस। टेट्रा एसिडिक बेस कौन हो जाएगा? PbOH का होल 4 हो जाएगा? नहीं होगा। PbO2 अभी आपने देखा था क्या होता था? ज्यादा स्टेबल नहीं। PbO2 में अभी अपन ने देखा था सॉल्ट एंड वाटर के अलावा कुछ और बना रहा था तो हम उसे बेस ही कंसीडर नहीं कर रहे थे। हाँ, ठीक है? तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर से हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम क्लासिफाइड करते हैं। तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एल्कली,
एंड वीक एल्कली। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होती है? डेफिनेशन बोल बिटिया। अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन आ जाए। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए भी यही बात हो जाएगी, कंप्लीट डिसोसिएशन आ जाए इन एक्वस सॉल्यूशन, इन aqueous solution, and produces high concentration of OH negative ions। एसिड के लिए क्या हो जाएगा? सेम डेफिनेशन हो जाएगी, अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। एसिड में भी OH प्रोड्यूस करोगी बेटा? बिल्कुल अकल के दरवाजे बंद करके बैठी हो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, हाइड्रोनियम, और आपने बोल दिया OH नेगेटिव आयंस। और वीक एल्कली क्या होती हैं? जिनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब कम रहता है, ठीक है। और यहां लो कंसंट्रेशन मिलता है किसका? ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब ये भी कराया था। इसके एग्जाम्पल NaOH, KOH। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ बेसिस को। बेसिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इसे देखेंगे कल।